साथियों नमस्कार। ब्रेन बूस्टर सेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम इंडियन पॉलिटी की जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसकी सीरीज कर रहे थे और उस सीरीज में हमने लगभग 400 क्वेश्चन है वो कर लिए थे और आज हम 100 क्वेश्चन और कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे 500 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद लगभग 150 क्वेश्चन बाकी रहेंगे, वो भी आने वाली वीडियो में हम कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन प्रश्न है कि भारत एक है। भारत एक है, ये दोस्तों छोटा सा प्रश्न है। भारत एक है, ऑप्शन है संघ राज्य, एक इकाई, राज्य इकाई, राज्यों का संघ या प्रांतों का संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, वो क्या है? ऑप्शन है राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला राज्य संघीय राज्य, या संघीय विशेषताओं वाला राज्य संघीय राज्य, या संघीय राज्य। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न है, आपको कंफ्यूज करेंगे। इसका सही आंसर है राज्यों का संघ। दोस्तों एक ही प्रश्न को दो प्रकार से पूछा जा सकता है। देख लिया आपने पहले वाला प्रश्न और ये दूसरे वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में। हमने देख लिया, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, यानी कब गठित किया गया, ये पूछ रखा है दोस्तों। ऑप्शन है 1950, 1953, 1956 या 1961। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1953 में आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या लोकसभा अध्यक्ष को। दोस्तों भारतीय संघ में कोई भी नया राज्य शामिल करने का अधिकार है वो संसद को है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? दोस्तों संसद, राष्ट्रपति, संबंधित राज्य की विधानमंडल या संबंधित राज्य के राज्यपाल। दोस्तों ये जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है दोस्तों। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, राज्य के पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? दोस्तों वो राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, नए राज्य की गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसका है? दोस्तों ये अधिकार संसद का है, हमने अभी भी देखा है। तो जब तक आपको कंठस्थ याद नहीं हो जाएगा तब तक इस प्रकार के प्रश्न में लाता रहूंगा, ताकि अगर ये प्रश्न 2-3 बार आएगा तो आपको कंठस्थ याद हो जाएगा कि नया राज्य का गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है वो संसद को है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? कौन कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, राज्य राज्य व्यवस्था या क्षेत्रीय परिषद। ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। संसद है वो किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है या बढ़ा सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया, यानी किन किन 3 राज्यों का है वो एकीकरण है वो देरी से हुआ? दोस्तों वो है अपने जूनागढ़, और एक हैदराबाद था दोस्तों, और एक जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? किसकी दोस्तों ये किसकी करामात कह सकते हैं या चमत्कार कह सकते हैं? ये चमत्कार किसने किया दोस्तों? ये चमत्कार किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? एक तो सरदार पटेल थे दोस्तों, और उसके साथ एक नाम आता है वीपी मेनन साहब का। वीपी मेनन साहब का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें से सरदार पटेल और वीपी मेनन। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान में दोस्तों राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 वर्गों में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों ए, बे, से और दे में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? दोस्तों इन श्रेणियों को 1956 में समाप्त किया गया था। ऑप्शन अपना हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1956। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों भाषा के आधार पर जो 1953 में सबसे पहले बनाया गया था राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। और फिर एक कमेटी बनाई जाती है, और कमेटी के बाद जो है लगभग 13 से 14 राज्य बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1956 में। 1956 में जो है भाषा के आधार पर लगभग 13-14 राज्यों का गठन किया गया था। वो अभी करेक्टली मेरे याद नहीं 13 थे या 14 थे। ऑप्शन बी इसका फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया। याद हो गई होगी बात, 2-3 प्रश्नों में आ जाएगी, याद हो जाएगी।
लेकिन इससे पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों? वो एक जो कांग्रेस के नेता थे पोती श्रीमुलु, पोती श्रीरामुलु, श्री रामुलु, ये नाम है, वो थोड़ा सा अटपटा सा नाम है। इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने लगभग कहते हैं कि 56 दिन की भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन है दोस्तों आदित्यन जाग्यार पोती। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला सवाल है दोस्तों। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग-अलग वर्गों में अ, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग-अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? दोस्तों वो थे फजल अली। फजल अली है, उन्हीं की सिफारिश के आधार पर दोस्तों 1956 में जो है नए राज्य बनाए गए थे। तो ये 1956 फजल अली लिया जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, फजल अली। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ये दोस्तों 1953 के अंदर किया गया था, श्री रामुलु की मृत्यु के बाद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने में 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र बने। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। मैंने कहा था 14 13 या 14 थे, मैं कंफ्यूज था, लेकिन अब जो आंसर आ गया तो 14 राज्य हैं। 14 राज्य और 6 नए संघ राज्य क्षेत्र बने थे उसमें 1956 में, जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन है दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, नागालैंड, पुडुचेरी। दोस्तों ये जो दादर नागर हवेली है, लक्षद्वीप है और पुडुचेरी है, ये दोस्तों जो है यूनियन टेरिटरी यूटीज है, लेकिन नागालैंड है ये एक पूर्ण राज्य है। ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। कराइल, माहे, यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिर्पित किया? ऑप्शन है 1954, 52, 55 या 58। ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1954। 54 के अंदर, 1954 के अंदर जो है ये फ्रांसीसी सरकार ने भारत को दे दिए थे ये क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला सवाल है दोस्तों। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? पुदुचेरी है उसको इसको दोस्तों भारतीय संघ में 1962 में शामिल किया गया था, 1962 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य बना लिया गया? कब बना लिया गया दोस्तों? 1961 में। 1961 में ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। संविधान लागू होने के बाद निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? आरक्षित राज्य था या सहराज्य बोल सकते हैं, कई बार ये शब्द आता है सहराज्य। सहराज्य था या आरक्षित राज्य था? वो था दोस्तों सिक्किम। कौन था? सिक्किम। और बाद में इसको पूर्ण राज्य बना लिया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन है इसमें से सिक्किम, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहराज्य के रूप में शामिल किया गया? दोस्तों 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 के अंदर है इन्हें सहराज्य बनाया गया। ऑप्शन है सी 1974। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 35वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1967, 56, 71 या 75? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? ऑप्शन है दोस्तों दास आयोग, दर आयोग, शाह आयोग या महाजन आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी धर आयोग। और 1 नवंबर 1966 को जो है दोस्तों हरियाणा का गठन कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? दोस्तों 1975 के अंदर जो है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा और सिक्किम को नए एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना किस संविधान संशोधन के द्वारा? अभी हमने बात की थी 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया। किस राज्य का दिया? अविकसित राज्य, गरीब पहाड़ी राज्य या विशेष वर्ग का राज्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों उत्तराखंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर दो या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य अन्य राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? दोस्तों ये सवाल कई बार आ गया। यानी राज्य की क्षेत्र की सीमाओं में बदलाव कौन कर सकता है? सीधा सा यही है कि राज्य क्षेत्र की सीमाओं में बदलाव कौन कर सकता है कि ये फला सीमा यहाँ तक लगेगी,
फला सीमा यहाँ तक लगेगी। तो ये अधिकार दोस्तों संसद को है। हमने पढ़ लिया था, पहले ही प्रश्न आ गया था। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक क्या है? भारत है राज्यों का संघ। भारत है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ है दोस्तों। ऑप्शन अपना हो जाएगा राज्यों का फेडरेशन या यूनियन, दोनों एक ही बात होती है, लेकिन फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं हम, यूनियन शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? दोस्तों ये पूरा हुआ था 1956 में, और ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए। दोस्तों कौन आई? हमने, अगर आपने वीडियो देखी मेरी, तो कौन आई? एनी बेसेंट आई, और क्या बनाई? नीति बनाई। कहां से आई थी एनी बेसेंट? आयरलैंड से आई। आयरलैंड से एनी बेसेंट आई और आकर के उसने नीति बनाई। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है या डीपीएसपी है, वो ग्रहण किए गए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? दोस्तों नीति निर्देशक तत्व 3 शब्द है, चौथे भाग में किया गया है। कौन से भाग में? चौथे भाग में। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार 2 शब्द है और तीसरे भाग में। कौन से भाग में? तीसरे भाग में। नीति निर्देशक तत्व 4 शब्द है और सॉरी 3 शब्द है, तो किस भाग में? चौथे भाग में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है 56 से 51 तक है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? दोस्तों संविधान के निर्माता क्या चाहते थे कि एक राज्य है, एक राज्य है, वो अपने नागरिकों के लिए क्या करे, वो उन्होंने डीपीएसपी में लिखा। वो उन्होंने डीपीएसपी में लिखा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में लिखा कि एक राज्य है वो अपने नागरिकों के लिए क्या करे, उनके कल्याण के लिए क्या करे। तो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने वाले थे कि वो कौन थे दोस्तों? वो थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? दोस्तों उसमें प्रशासनिक सिद्धांत भी है, सामाजिक सिद्धांत भी है, आर्थिक सिद्धांत भी है, यानी सभी प्रकार के सिद्धांत है उसके अंदर डीपीएसपी में। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों मुख्य उद्देश्य था नागरिकों का कल्याण, नागरिकों का या राज्य के जो जो भी नागरिक राज्य में निवास करते हैं उन सबका कल्याण करना, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना नहीं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन सी बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण के लिए डीपीएसपी नहीं लाई गई थी दोस्तों, डीपीएसपी लाए गए थे कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, यानी ये भी अपना ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा था? इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि डीपीएसपी अगर लागू नहीं करती है गवर्नमेंट, तो हम कोर्ट में शरण नहीं ले सकते। लेकिन मूल अधिकार अगर सरकार या कोई व्यक्ति अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी लागू नहीं करने पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। इसलिए दोस्तों केटी शाह ने कहा है, केटी शाह ने कहा है कि इस प्रकार का चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार दे होगा। अगर बैंक चाहेगा तो देगा, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। यानी बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांक अंकित चेक का किसने कहा है? केटी शाह जी ने कहा है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, केटी शाह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? दोस्तों वो प्रेरणा देता है डीपीएसपी, यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है, किसमें दिया गया है? डीपीएसपी में। आपको कंफर्म याद हो गया डीपीएसपी में क्या दिया गया है कि राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाया है संविधान में डीपीएसपी के माध्यम से राज्य को क्या बनाया है? कल्याणकारी बनाया है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है वाद योग्य, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य है, मौलिक अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व के लिए मैंने भी आपको बताया कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है सशक्त विपक्ष पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, स्वतंत्र न्यायपालिका पर, या सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। दोस्तों ये सही आंसर हो जाएगा, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है कि वो अपने डीपीएसपी है वो किस प्रकार से लागू करती है। जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए
जरूरी है वो किस प्रकार लागू करती है, वो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? ऑप्शन है, अंतर ये है दोस्तों कि ये तो वाद योग्य है, ये वाद योग्य है। अगर आपका मूल अधिकार राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा छीने जाते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी में ऐसे ये वाद योग्य नहीं है, ये अवाद योग्य है। अवाद योग्य शब्द इनके लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? ये परस्पर विरोधी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये परस्पर एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं दोस्तों इनको। ये एक दूसरे के पूरक है, न कि विरोधी है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है कहाँ पे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों। कैसे, दोबारा पढ़ना प्रश्न दोबारा दोस्तों। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ मूल अधिकारों का हनन हो भी सकता है दोस्तों, नहीं भी हो सकता, दोनों सी बात है ना। इस प्रश्न को मैं छोड़ता हूं डाउट में। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। फिलहाल मैं इसका आंसर देता हूं ऑप्शन ए, कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। बाकी ये प्रश्न डाउट है, आप अपने स्तर पर इसकी जांच कीजिएगा और आप अपने स्तर पर इसको जो है दोस्तों खोजबीन करिएगा, अन्यथा मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दूंगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल है, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहित देना सनिहित है, किसमें है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के 51वें में, ये है ना अनुच्छेद 51 के अंदर है वो है, क्योंकि 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है और 51वां वो है अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और सुरक्षा को जो है वो प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, किसमें? डीपीएसपी में किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का किसमें अनुच्छेद 50 के अंदर कहा गया है दोस्तों, और किसमें है? ये डीपीएसपी के अंदर आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों से के माध्यम से संविधान के निर्माता क्या चाहते हैं दोस्तों? वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहते हैं कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? दोस्तों आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है, वो देता है डीपीएसपी। यानी आज की वीडियो में बहुत सारे सवाल है दोस्तों, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, गोवंश निषेध, निजी संपत्ति का अधिकार। ये नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, निजी संपत्ति की समाप्ति, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास, दोस्तों ये मूल कर्तव्य में आता है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये अपना मूल कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? ऑप्शन है, आने जाने की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ये डीपीएसपी में शामिल किया गया है, लेकिन ये मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है, किसको माना जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 40 को। जो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है जो ग्राम पंचायतों की गठन की स्थापना करता है, गठन की बात करता है? ऑप्शन बी। या ऐसा कौन सा नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है जो महात्मा गांधी का विजन है उसको स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना, अनुच्छेद 40 के में लिखा गया है नीति निर्देशक सिद्धांत है जो प्राय समाजवादी माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में वह कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए, नागरिक के लिए, समाज के लिए या संघ के लिए? दोस्तों राज्य के लिए इसका महत्व है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार
किस आयु के तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी की आशा की जाती है दोस्तों? 0 से 14 वर्ष तक के लिए। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? दोस्तों ऐसा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है कि मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों में अगर टकराव होता है तो डीपीएसपी को वरीयता दी जा सकती है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस दोस्तों प्रश्न से आपको वो भी पता चल गया होगा जो पीछे अपना डाउट वाला था, वो भी पता चल गया ना कि मूल अधिकारों का कुछ का हनन हो सकता है जबकि हम डीपीएसपी को लागू करते हैं। ऑप्शन ए ही उसका करेक्ट आंसर होगा जो हमने पीछे किया था। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 38 में जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो वो डीपीएसपी के अंदर वर्णित है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 39 ए में है। मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, डीपीएसपी के सारे अनुच्छेद हैं वो आपको क्रम वाइज याद होने चाहिए कि 40 में ये है, 41 में ये है, 42 में ये है, 50, 51 में ये है। ऑप्शन बी अपना फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? दोस्तों वही बात होगी, ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान कैसे, दो चार चार ये भी दोनों एक समान दिख रहे हैं, तो एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है अनुच्छेद 44 में। एक समान दिख रहे हैं दोनों, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी एक था, टोटल एक था, दोनों का पृथक्करण कर दिया, 50 इसको दे दिया, 50 इसको दे दिया, टोटल कितना था, 100 था, एक में हमने क्या कर दिया, 50 इसको दे दिया, 50 इसको दे दिया, अनुच्छेद 50 इसका आंसर हो गया। आपको पता चल गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों, आर्टिकल 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? दोस्तों अनुच्छेद 51 का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। अंत में जाकर के हम विदेशों की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। पहले हम अपने घर की बात करते हैं, यानी राज्य की बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशकता तो है वो 36 से 51 तक है, तो हमने 36 से 50 तक अपनी बात कर ली, और 51 में जब लास्ट लास्ट में हमने क्या कर ली, विदेशों की बात कर ली, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात कर ली। इससे आपको याद रह जाएगा अनुच्छेद 51 ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्मल दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है? दोस्तों 46 में किया गया है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद आर्टिकल 41। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? काम का अधिकार, मद्य निषेध, समान कार्य तो समान व्यवस्था, या सूचना का अधिकार? दोस्तों ये एक अधिकार है, ये नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? नहीं जोड़ा गया, ये बात याद रखनी दोस्तों, नहीं जोड़ा गया। दोस्तों ऑप्शन है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, या उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ये नहीं जोड़ा गया दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, किसमें पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है मौलिक अधिकारों में, संविधान की प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों इसमें से आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना में पाया जाता है, नीति निर्देशक तत्वों में, क्योंकि मैंने आपको बोला था प्रस्तावना भी आपको याद करनी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये दोस्तों पूरी रटोगे इसमें आपको आपको पता चलेगा कि भारत को कल्याणकारी बनाने का विचार है वो संविधान की प्रस्तावना में भी दिया गया है, और नीति निर्देशक तत्व तो बने इसीलिए ताकि राज्य को कल्याणकारी बनाया जा सके। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, शराबबंदी का प्रावधान किसमें निर्देशित किया गया है? ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारा 37 या अनुच्छेद 37 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन है सॉरी मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना, लोक कल्याण का राज्य, डीपीएसपी। इसका सही आंसर हो जाएगा डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? दोस्तों
जो निम्न सदन होता है संसद का, निम्न सदन या लोकसभा, उसे हम कहते हैं प्रतिनिधि सभा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, संसद का लोकप्रिय सदन है वो भी लोकसभा है दोस्तों। लोकसभा लोकप्रिय सदन है और निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संसद का स्थायी सदन है वो है राज्यसभा। इस प्रकार के प्रश्न तो आपको आते ही होंगे दोस्तों, फटाफट चलिए, ज्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद बनती है किससे बनती है दोस्तों? संसद में तीन अंग है, आपको पता है, राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? दोस्तों वो प्रावधान है अनुच्छेद 105। आगे ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। मैंने भी आपको बताया, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति इनसे मिलकर के संसद बनती है। उपराष्ट्रपति को संसद का अनन्य भाग नहीं माना जाता है। नहीं पूछ रखा है दोस्तों, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? असत्य कथन पूछ रखा है, गलत कथन पूछ रखा है दोस्तों। ऑप्शन है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, नहीं दोस्तों, लोकसभा एक अस्थायी सदन है, या यूं कहूं मैं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक ही बात है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है तब होता है सही। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा में जो सदस्य आते हैं वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुन करके आते हैं, हम लोग उनको डायरेक्ट चुन करके लोकसभा में भेजते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये बात गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। और कौन सा कथन सही है? सही पूछ रखा है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। भारतीय लोकसभा भारतीय जनता के प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा लोक राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। यानी ये तीनों ही कथन है वो सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? दोस्तों संसद को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय है वो संसद को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय संसद की प्रभुसत्ता प्रतिबंधित है। भारतीय भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, यानी भारतीय संसद की संप्रभुता पर रोक कौन लगा सकता है? दोस्तों न्यायालय लगता है, कोर्ट लगाता है। यानी अगर भारतीय संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो संविधान की भावना के खिलाफ हो, यानी उन पर रोक कौन लगाता है? भारतीय संसद पर जो है लगाम कौन लगाता है दोस्तों? वो लगाता है कोर्ट लगाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लगाते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ही मान सकते हैं, भारतीय संसद की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा से रोक लगती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन निर्णयों, उन कानूनों की जो है वो दोस्तों समीक्षा करता है और ये सही देखता है कि संविधान की संगत है या नहीं है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, संसद के कितने सत्र होते हैं दोस्तों? संसद के तीनों सत्र होते हैं, मानसून, बजट और शीतकालीन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संसद के दो कर्मिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतराल 6 माह। हमने देखा था ये प्रश्न, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? दोस्तों वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है, कौन करता है दोस्तों? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता है कौन है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, या एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। ये सही बात दोस्तों, ऑप्शन सी। अगर दोनों सदन सहमत नहीं हो तभी तो हम दोस्तों दोनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, साथ साथ बैठने को विचार करते हैं। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आ जाता है तो उनका समाधान क्या होगा? कि हम उन दोनों को एक साथ बिठा करके और उस बिल को पास कर दें या उसको हम खारिज कर दें। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद का संयुक्त सत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? दोस्तों वो करता है राष्ट्रपति महोदय, क्योंकि उन्हीं के कहने पर तो वो जो दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, अगर दोनों सदनों में मतभेद रह गया तो वो जो प्रस्ताव होता है वो खारिज हो जाता है, वो रद्द हो जाता है। यानी राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित नहीं होता, लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित नहीं होता, या अधिवेशन फैसला नहीं, प्रस्ताव गिर जाता है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? ऑप्शन है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल या प्रश्नकाल। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रथम विषय होता है वो होता है प्रश्नकाल। आगे बढ़ते हैं, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? यानी संसदीय प्रणाली में भारत ने वो प्रथा दी है, कौन सी दी है दोस्तों? वो दी है, ऑप्शन है स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांगों का गिलेटिन किया जाना, कटौती प्रस्ताव या शून्यकाल। शून्यकाल दोस्तों भारत की देन है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मत सोच लेना शून्य भारत की देन है इसलिए नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। उस शून्य का और इस शून्य काल का कोई आपस में इंटरलिंक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझ जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? कितने दिन दोस्तों? 60 दिन या 2 माह तक अगर वो व्यक्ति बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी सॉरी, 60 दिन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, इस प्रकार से दोस्तों हमने लगभग 100 सवाल इस वीडियो में कर लिए हैं। इस प्रकार अपने 500 सवाल हो गए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने सवाल आपको ऐसे लगे जो वाक्य में ही मतलब आपको नहीं आते थे, यानी आपके गलत हो रहे थे। आपने इतनी बार पढ़ लिया पॉलिटी, लेकिन दोस्तों अगर आपको सवाल नहीं आई है, अगर कुछ सवाल अभी भी आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, 3 बार देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों हम इतनी मेहनत से आपके लिए ये क्वेश्चन इधर उधर से ढूंढ कर लेकर आते हैं, बनाते हैं और इसके ऑप्शन सेट करते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।